नमस्कार दोस्तों, अगर आपने सीटेट में चाहे हम पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें या लैंग्वेज 1 की बात करें या फिर लैंग्वेज 2 की बात करें, अगर आपने उसमें संस्कृत भाषा का चयन किया है, तो आज की वीडियो में हम दोस्तों संस्कृत के पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी में भी संस्कृत लिया, ठीक है, अगर आपने पेपर 1 में लिया तो आप ये मत सोचना कि आपको पेपर 2 का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर आप सोल्व होते हैं क्यों देखोगे। अगर आपने पेपर 2 में लिया तो ये मत सोचना कि आप पेपर 1 का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर क्यों सोल्व होते देखोगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, चाहे हम पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, लैंग्वेज 1 की बात करें या लैंग्वेज 2 की बात करें, सभी का पूरा सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर सोल्व होते हुए देख सकते हैं, बस इसमें छोटा सा एक फर्क ये आ जाता है। अगर आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करते हैं तो लैंग्वेज 1 में जो आपकी स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन है, फिर बाद के जो 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है। और जो लैंग्वेज 2 की बात करते हैं उसमें आपका पद्यांश देखने को नहीं मिलेगा, उसमें आपके दोनों के दोनों गद्यांश होंगे। ठीक है, और जो इसका स्तर है, जो लेवल है, वो दोस्तों कभी कभी पेपर 1 टफ आ जाता है, कभी कभी पेपर 2 टफ आ जाता है, कभी कभी लैंग्वेज 1 टफ आ जाती है, कभी कभी लैंग्वेज 2 टफ आ जाती है। ठीक है, तो इसका भी कुछ वो नहीं है कि किसका स्तर ज्यादा हाई होगा आपके लिए, किसका स्तर लो होगा, तो इसका भी वैसा कुछ ही नहीं है। ठीक है, तो ये सीटेट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके लिए तैयार करते हैं। तो इस आज की कक्षा में दोस्तों क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको केवल ऐसी आंसर नहीं बताऊंगा, उन्हें डिटेल के साथ बताऊंगा किस तरह से उसका वो वाला आंसर हुआ हिंदी से। संस्कृत से आप हिंदी कैसे बना पाओगे अगर आप थोड़ी सी भी हिंदी जानते हो, और किस तरह से कम समय में आप संस्कृत के जितने भी आपके समक्ष क्वेश्चन आएंगे, चाहे भाषा शिक्षण से संबंधित है, चाहे फिर व्याकरण से संबंधित है, या फिर जो पैसेज वगैरह आते हैं उसमें से संबंधित है, किस तरह से कम समय में सटीक आंसर कर पाएंगे आप उसका। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, हमने जो है आज की वीडियो में हमने लिया है ये 2018 का आपका पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2018 दिसंबर, और इसमें लैंग्वेज 2 को हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं, और 2019 जुलाई की लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पेपर 2 के लिए दोनों ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। इन सभी वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, पहले इसे देख लो, अगर चाहे तो आप बाद में उनको भी देख सकते हैं। वीडियो हालांकि दोस्तों थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि लंबी इसलिए है क्योंकि मैं इसमें ऐसे ही आपको आंसर नहीं बताता, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ, कुछ ट्रिक्स बताता हूँ और काफी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ सीटेट संस्कृत से संबंधित, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित है दोस्तों आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सीटेट 25 प्लस अगर मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं सीटेट संस्कृत में 30 में से, तो निश्चित आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए, और इसके तो देखोगे बाकी जो और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं क्वेश्चन पेपर सोल्व की, तो उन्हें भी पूरा देखना, स्किप करके मत देखना। क्योंकि दोस्तों अगर एक भी आप पॉइंट स्किप करोगे और वैसा ही क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया, तो फिर आप वहां आंसर नहीं कर पाओगे, तो फिर आपकी समस्या हो जाएगी। ठीक है, अगर आप एक बार समय लगा ही रहे हो तो पूरा लगा लो, और अगर एक शिक्षक की पढ़ाई को समय नहीं देगा तो फिर कौन देगा। ठीक है, तो चलिए हम लैंग्वेज 1 को सोल्व करते हैं, सीटेट पेपर 2 2018 की। तो दोस्तों इसमें स्टार्टिंग में से आपकी भाषा शिक्षण स्टार्ट हो गया, शुरू के 15 क्वेश्चन है, वैसे बेसिकली बाद के 15 क्वेश्चन भाषा शिक्षण के होते हैं, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में बाद 15 क्वेश्चन आपको भाषा शिक्षण के दे दी, जो बाकी बाद के वो आपके गद्यांश और पद्यांश के। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, भाषा शिक्षण बलहीन विद्यार्थी नाम कीर्ति अत्यंतम उपयुक्ता पद्धति ही का। ठीक है, जो भाषा शिक्षण है, मतलब आप अगर किसी भाषा को पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो बलहीन विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे उत्तम पद्धति कौन सी, इन चारों में से बताना है। अब ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसमें जो आप जब भाषा शिक्षण मतलब संस्कृत की भाषा शिक्षण को सोल्व करोगे, जो आप ये जो लैंग्वेज पेडागोजी जो आती है इससे संबंधित अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, दो तीन चीजें आपको बिल्कुल माइंड में बिठा के चलिए। एक तो जब आप इसे सोल्व करोगे, माइंड में ये बिठा लो कि आप एक भाषा शिक्षक है। ठीक है, चाहे आप साइंस के टीचर हैं, चाहे हिस्ट्री के हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस के, चाहे मैथमेटिक्स के, किसी के भी टीचर है, लेकिन अगर आप इसे सोल्व कर रहे हो तो माइंड में ये बिठा के चलना है कि आप एक भाषा शिक्षक है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात हो गई। दूसरी ये है दोस्तों, इसमें जो है अगर आप पेपर 2 को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, संस्कृत के, अगर पेपर 1 को कर रहे हैं, पेपर 2 अभी फिलहाल हम पेपर 2 कर रहे हैं, तो पेपर 2 में आपको ये मान के चलना है कि आपके समक्ष जो विद्यार्थी हैं, एक तो आप भाषा शिक्षक हैं, और जो आपके समक्ष विद्यार्थी हैं वो 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक के हैं। ठीक है, अगर आप पेपर 2 को सोल्व कर रहे हैं, ये मत माइंड में बिल्कुल बिठाना पहली से 5वीं तक के हैं। और अगर आप पेपर 1 को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप ये मान के चलना कि आपके समक्ष पहली से 5वीं तक के विद्यार्थी हैं। ठीक है, उसमें ये बिल्कुल नहीं सोचना आपको कि 6ठी से 12वीं तक के, तो उनके लेवल के हिसाब से आपको आंसर करने हैं इसकी पेडागोजी के। ठीक है, जो लैंग्वेज पेडागोजी इसमें आपसे पूछी गई है। और तीसरा, इसमें क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, फिर कहीं तो अगर आप क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ोगे तो फिर निश्चित ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें है, भाषा शिक्षण बलहीन विद्यार्थी नाम कीर्ति अत्यंतम उपयुक्ता पद्धति ही का। जो अगर आप किसी भाषा को पढ़ा रहे हैं, आपकी कक्षा में जो बलहीन विद्यार्थी हैं उनके लिए ये चार जो ऑप्शंस दिए, इसमें सबसे उत्तम पद्धति कौन सी हो सकती है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। देखिए इधर बलहीन विद्यार्थियों की बात की गई है। अब दोस्तों बलहीन होते हैं या फिर मूर्ख होते हैं, ढीठ बच्चे, वो अलग तरह के होते हैं। ठीक है, मतलब बलहीन हो गया मतलब इस पे किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब शायद से ही होशियार हो सकता है और शायद से होशियार या मेधावी छात्र है, लेकिन इस पे साधनों का अभाव है, मतलब ये तो आर्थिक रूप से कोई दिक्कत है, जैसे मानसिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से, इस तरह से है। ठीक है,
इस तरह से बलहीन का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये उस टाइप का मूर्ख बच्चा है, ढीठ बच्चा नहीं है कि आपके समक्ष जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि इन सारी फैसिलिटीज होती हैं लेकिन निकम्मे पढ़ते नहीं है फिर भी, ठीक है, तो वो अलग चीज होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ बलहीन विद्यार्थी की बात की गई है, ठीक है, किसी न किसी रूप से कमजोर, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक या फिर शारीरिक किसी भी तरह से। तो इसके लिए सबसे उत्तम पद्धति का है ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने व्यक्तिगत शिक्षण, आप इसे पर्सनली जाके पढ़ाएंगे। दूसरा है समूह शिक्षण। समूह शिक्षण दोस्तों सारी क्लासें हमारी चलते हैं, आप क्लास में घुसते हैं उसमें सभी तरह के बच्चे होते हैं, तो वो समूह शिक्षण होता है जो सबसे ज्यादा चलते हैं, ठीक है। तीसरा है युग्म शिक्षण। अब दोस्तों युग्म शिक्षण वैसे तो पूरा का पूरा एक टॉपिक है, इस पे आगे बाकायदा व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से डिटेल में चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, बच्चे बच्चों को पढ़ाते हैं। आपने काफी बार देखा होगा जो थोड़ा सा कम होशियार बच्चा होता है उसके साथ होशियार बच्चों को बिठा देते हैं, ठीक है, तो मतलब वो स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाता है, ठीक है। और उपयुक्तम सर्वमपि, मतलब ये तीनों की तीनों उपयोगी, अत्यंत महत्वपूर्ण पद्धति या फिर अत्यंत उपयुक्त पद्धति है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण। अब देखिए दोस्तों इधर सामूहिक शिक्षण तो होगा नहीं, क्योंकि जब सामूहिक शिक्षण तो आप करा रहे थे ना, जब भी तो आपको पता चला कि बलहीन विद्यार्थियों को अलग से स्पेशल क्या ट्रीट करोगे, ठीक है। तो उसमें युग्म शिक्षण भी एक बार के लिए आपका ठीक हो सकता है, लेकिन उपयुक्त सर्वोपरि तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें सामूहिक शिक्षण में आपका आंसर नहीं हो सकता। तो युग्म शिक्षण की अपेक्षा व्यक्तिगत शिक्षण ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा जैसे दिल्ली में जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जैसे DSSB के माध्यम से जो आपको दिल्ली में शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है, उसके जो टीचर्स होते हैं उसमें होता है दोस्तों जो 3 सेक्शन बना, आजकल के टाइम पे जो रूल चल रहा है मतलब उसके हिसाब से कि 3 सेक्शन बना देते हैं। अब 3 सेक्शन में क्या है, बच्चों के जो लास्ट ईयर के जितने भी उन्होंने मार्क्स प्राप्त किए ना उसके हिसाब से उनके सेक्शन बना देते हैं। ए सेक्शन में कुछ अलग लेवल के बच्चे होंगे, बी सेक्शन में अलग लेवल के बच्चे होंगे, सी सेक्शन में अलग लेवल के बच्चे होंगे। अब दोस्तों इसमें ये नहीं आपको सोचना कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पर्सनली आप एक बच्चे को पढ़ाओ, क्योंकि एक बच्चे की बात नहीं की जा रही, मतलब एक से अधिक बच्चे की बात की जा रही है। और वैसे भी ठीक है, एक से अधिक ही बच्चे होते हैं क्लास में, मतलब एक पर्सनली एक बच्चे को तो आप नहीं कर पाओगे, तो एक से अधिक है तो उनका जैसे 3-4 बच्चे आपकी क्लास में थोड़े से कमजोर हैं, बलहीन है, तो उनका अलग से आप जाके व्यक्तिगत शिक्षण दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसा आजकल दिल्ली सरकार के स्कूलों में करा भी जा रहा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल जीता जागता उदाहरण आजकल दिल्ली सरकार का, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है इसका। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, भाषा शिक्षणे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनार्थम एतद् अनिवार्यम यत् तच्, ठीक है। भाषा शिक्षण में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए क्या अनिवार्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठम एवं विमर्शात्मकम, बिल्कुल ठीक है। सर्वोत्तमुखम एवं व्यवहार परकम, ये भी ठीक है। विश्वसनीयम एवं योग्यम, ये भी ठीक है भैया। और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सर्वमपि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करोगे जितने भी आपके इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे उसमें अनिवार्य हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल ठीक है। अभी तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल गहराई से नहीं बता सकता, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे 15-15 मिनट लग जाएंगे, तो फिर काफी ज्यादा हो जाएगी वीडियो लंबी। बाकी एक बार सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर लेंगे बाकायदा, फिर हम पूरा सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, फिर निश्चित ही दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा उसमें आप निश्चित ही अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 93वां क्वेश्चन, निम्नलिखित केसु किम भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति। अब ये देखिए इसमें ये बोल रहा है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है विचाराणाम अभिव्यक्ति। भाई ये तो ठीक है, भाषा होती किस लिए दोस्तों, भाषा होती इसलिए कि जो मतलब भाषा के माध्यम से तो विद्यार्थी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है, अपने विचारों को बोलता है, ठीक है। किसके माध्यम से, वो आओ तो करता नहीं, भाषा के माध्यम से बोलता है, चाहे हिंदी के माध्यम से बोल रहा है, इंग्लिश के माध्यम से बोल रहा है, किसी भी भाषा के माध्यम से बोल रहा है, ठीक है। दूसरा है भाषा या अधिगम है, हाँ भाई ये तो ठीक है, उद्देश्य ही अगर भाषा पढ़ा रहे तो भाषा सीखना तो जरूरी है, ठीक है, ये भी ठीक है। लेखन दक्षता, अगला ओके, अगला देख लेते हैं सृजनात्मकता। देखिए क्रिएटिविटी भी होनी जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप भाषा शिक्षण करा रहे हैं, ठीक है, तो इन तीनों को देखते हैं तो उद्देश्य नहीं हो सकता लेखन दक्षता। लेखन दक्षता दोस्तों अलग चीज होती है आपकी लैंग्वेज की क्लास में ही होगी, लेकिन अगर किसी की राइटिंग खराब भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है वो मेधावी छात्र नहीं है, ठीक है। और जो लेखन दक्षता राइटिंग हो गई, तो और दूसरा ये भी अगर मान के चलो कोई लिखने में समक्ष ही नहीं, अगर वो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएगा, शब्द ज्ञान ही नहीं होगा, तो लिखेगा कैसे। तो सबसे पहले तो उसे उस शब्द का ज्ञान होना जरूरी है, मतलब कैसे वो शब्द बनाए, तो उसके बाद ही तो उसे एक रूप दे पाएगा, लिखित रूप हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, मतलब ये उद्देश्य नहीं है भाषा शिक्षण का। अगला देख लेते हैं, भाषा कौशल संदर्भे किम वा कथनम सत्यम नास्ति। अभी देखिए पूछा है इन्होंने कौन सा कथन सत्य नहीं है। ओके ऑप्शंस देख लेते हैं, भाषा कौशल विकासार्थम व्यवहारोपक्षया भाषा सिद्धांता प्रधाना, मतलब भाषा कौशल के विकास के लिए व्यवहार की अपेक्षा भाषा के सिद्धांत प्रधान है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बालः श्रवण भाषण पठन लेखन कर्मेण एवं भाषाम अधीयन्ते, ये ठीक है। पाठशालासु पठन लेखन कौशलयोः कृते बलं देयम्, उपयुक्तानि सर्वेपि कौशलानि परस्परम संबंधानि।
तो दोस्तों जो सी टेट ने इसका ऑफिशियल आंसर दिया है वो उसका ऑप्शन नंबर 2 दिया है। ठीक है, अब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर 2 मेरे हिसाब से सही होगा। क्योंकि कौशल, जब भाषा कौशल संदर्भ की बात करते हैं, जो भाषा के कौशल हैं वो 4 कौशल हैं, या फिर भाषा के जो चरण हैं, सीखने के चरण हैं, वो 4 चरण हैं। सबसे पहले श्रवण है, फिर भाषण है, फिर पठन है और फिर लेखन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन किस तरह से वो गलत कर सकते हैं, मतलब इसका ऑप्शन किस तरह से बोल सकते हैं कि कथन सत्य नहीं है, तो बिल्कुल सत्य कथन है मेरे हिसाब से। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि जो जो भाषा शिक्षण है, ठीक है, तो ये तो आपने इंग्लिश में भी देखा होगा। देखो सबसे पहले एल आता है, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और आपका राइटिंग, एल एस और आर डब्ल्यू। ठीक है, एल एस आर डब्ल्यू आपने इंग्लिश पेडागोजी में भी देखा होगा। ठीक है, बाकी कुछ ये बोलते हैं कि श्रवण भाषण के बाद लेखन फिर पठन। ठीक है, मैंने कुछ एजुकेटर्स को देखा है तो पहले लेखन को लेते हैं फिर पठन को लेते हैं, पता नहीं दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से जो सही फॉर्मेट है वो ये फॉर्मेट है। लेकिन सीबीएसई ने इसका 2 आंसर क्यों सही दिया, शायद से कोई इसके पीछे रीजन रहा हो, तो पता नहीं। ठीक है, तो इसका मैं स्किप कर रहा हूँ वाला क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं 95। बालाः तां भाषां बहु शीघ्रं शिक्षयन्ति यस्या व्याकरणं सह सा न जानाति कस्य वचनमिदम्। मतलब जो बच्चे होते हैं वो उस भाषा को बहुत जल्दी से सीखते हैं जिस भाषा का वह व्याकरण नहीं जानते। अब यहाँ बालक और बालिका दोनों के बारे में बात की जा रही है, सह मतलब बालक और सा मतलब बालिका। ठीक है, तो इसमें ये किसने बोला है, ये दोस्तों बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, जो बच्चे जिस भाषा का वो नहीं जानते, मतलब व्याकरण नहीं जानते, उसको ज़्यादा जल्दी से सीखते हैं, क्योंकि व्याकरण ना अटक जाते हैं। अब जो आपने छोटे बच्चे वगैरह देखे होंगे, ठीक है, जो हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, कोई सी भी लैंग्वेज बोलते हैं, व्याकरण थोड़ी जानते हैं। दूसरी तीसरी का बच्चा क्या व्याकरण जानता होगा, लेकिन वो हिंदी में अच्छे से बात करता है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, सारी चीज़ें बोलता है। ठीक है, तो व्याकरण जानता नहीं लेकिन भाषा पे उसकी पकड़ होती है। ठीक है, तो ये ठीक कथन है, लेकिन आपको ये बताना है कथन है किसका। तो महर्षि पतंजलि है, लॉर्ड स्वीट इत्स्य, लॉर्ड मैकॉले, जीन पिगेट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड मैकाले, इनका ये कथन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है, इस तरह का कोई आपके सामने क्वेश्चन भी आता है तो आपको उस ऑप्शन को बिल्कुल ठीक करना है, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया छोटे बच्चों का भी। ठीक है, तो बाकी ये कहा किसी ने, लॉर्ड मैकाले ने कहा है। अगला देख लेते क्वेश्चन। कक्षायाम अध्यापन समय विद्यार्थिनः कठिन प्रश्नान् संशयाश्च पृच्छन्ति चेत भवान भवति किम करोति। अगर कक्षा को आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हो और उसमें अगर विद्यार्थी आपसे कठिन प्रश्नों के बारे में या फिर अपने संशय को दूर करने के लिए आपसे प्रश्न पूछते हैं या फिर आपसे पूछते हैं, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पूर्वमेव संपूर्ण सज्जताम कृत्वा कक्षायाम तेषां प्रश्नानाम उत्तरम संशय निवारणम करोमि। मतलब पहले से ही मैं तैयार होकर जाऊंगा और जैसे ही कुछ भी वो पूछेंगे तो उनके प्रश्न और संशय दोनों का निवारण करूंगा, मतलब जो भी उन्हें समस्या हो रही है उसे दूर करूंगा। इस लेवल पे मैं तैयार होकर जाऊंगा पहले से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 का मतलब ये है। ऑप्शन नंबर 2 का देख लेते। तेसाम सर्वान प्रश्नान संशयान लिखित्वा अनंतर दिने परिष्करोमि। तो ये तो कोई वो नहीं है, मतलब बच्चा आज पूछ रहा है आप अगले दिन करोगे, अगले दिन शायद उसकी जिज्ञासा ना रहे उस क्वेश्चन के लिए और जो उसे समझना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको जब भी उसको आंसर देना पड़ेगा। तीसरा है तान पुस्तकम पठितुम उक्त्वा तदुन चर्चा कृत्वा संशय निवारणम करोमि तथा च प्रश्नान उत्तरम अनंतरम करोमि। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो बाद में ही किए जाते हैं, क्योंकि पहले तो पूरा पाठ पढ़ा जाएगा ना, और संशय निवारण हम वो बोल रहे हैं कि उसे पढ़ाएगा, किताब को पढ़ने का बोलेगा और उसी समय उसका संशय निवारण भी कर देगा। अगला देख लेते हैं। तादृशम विद्यार्थी नाम तरजित्वा अनुशासने भवितुम आदिशामि। ये बोलते हैं कि उस विद्यार्थी को पहले तो धमकाऊंगा या मारूंगा और उसके बाद उसे बोलूंगा कि आप अनुशासन से रहो, कक्षा में शोर मत मचाओ, इस तरह का आदेश करूंगा। तो बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, तर्जना तर्जयति मतलब मारना पीटना या शारीरिक या मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करना, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, और इसमें जो आपको सही है ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको इस लेवल पर तैयार होकर जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात की गई है, आपको इस लेवल पर तैयार होकर जाना पड़ेगा कि जैसे आपके समक्ष कुछ भी विद्यार्थी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं या फिर उनका कोई भी संशय होता है आप तुरंत उसे दूर कर पाए। ठीक है, इस लेवल पर तैयार होकर जाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 1 इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन पूछें जब भी आपको, चाहे कुछ पूछे ना पूछे, आपकी कक्षा किसी भी तरह के कुछ भी आप कर रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर 1 हमेशा सही रहेगा। मतलब प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इस लेवल पे तो जरूर तैयार होकर जाना पड़ेगा, जिस भी तरह की विद्यार्थियों के समक्ष समस्या आती है आप उसका निवारण कर सके। ठीक है, उसी टाइम इस लेवल पे उसी कक्षा में इस लेवल पर आपको तैयार होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो पूछते नहीं पूछते बात अलग है, लेकिन आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 बिल्कुल ठीक है। अगला देख लेते हैं। रटन अभ्यास कारणेन विद्यार्थिनां विकासे कीदृशी क्षति भवति। जो रटन अभ्यास करते हैं उस कारण से विद्यार्थी किस तरह की क्षति होती है, किस तरह का नुकसान होता है रटने से। तेषां बुद्धि विकासा न भवति,
मतलब उनका बुद्धि विकास नहीं होता। तेषाम आत्मविश्वास नष्ट भवति। ओके। तेषाम कक्षा अध्यापन कर्मणि दूरीकृताः भवन्ति। ओहो। ते अध्ययन सर्वोपरि श्रद्धां कर्तुं न शक्नुवन्ति। ठीक है, सबसे पहला उनका बुद्धि विकास नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल मतलब वो नहीं है कि देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि कुछ सूत्र या फिर बोल लो उन्हें समझना भी जरूरी है, लेकिन अगर रटते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए बिल्कुल व्यर्थ है वो। अगर आप जैसे आगमन निगमन विधि होती है ना, तो इस तरफ से अगर आपको सूत्र पता है, अगर बाद में टीचर समझा रहा है आपने रट रखा सूत्र, तो और भी आसानी हो जाएगी आपको समझने में। लेकिन ठीक है, लेकिन ये गलत भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल ही, कहीं कहीं अगर आप रटते हो तो इसका मतलब ये नहीं 100% गलत है वो, कुछ कुछ सिचुएशन में। तो बुद्धि विकास तो आपका होगा। देखो आपको सूत्र का ज्ञान होगा, ठीक है, आप किसी को भी रट रहे हैं तो उसका तो ज्ञान तो ही रहा है ना। ज्ञान का मतलब उस सूत्र का तो पता चल रहा है, आपने याद कर लिया, पहाड़े याद कर लिया आपने, आपको पहाड़ों को तो पता चल ही रहा है, हालांकि समझा नहीं आपने उन्हें। ठीक है, तो एक मार के मान सकते हैं बुद्धि विकास तो कहीं ना कहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छे से, जो समझने की अपेक्षा बहुत ही कम होगा बुद्धि विकास उसका। अगर वो समझता है तो ज्यादा बुद्धि विकास होगा, अगर समझे रटेगा तो बहुत ही ज्यादा कम होगा। तो गलत चीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसका बुद्धि विकास होगा ही नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, तेसाम आत्मविश्वास नष्ट भवति। ठीक है, तेषाम कक्षा अध्यापन, ये तो अलग है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए अगर कोई रटन अभ्यास करता है, मतलब रटता है चीजों को, तो उसकी उस विषय के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी। क्योंकि अगर वो मतलब इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा जिस भी चीज को वो रट रहा है, जिस भी विषय के टॉपिक को वो रट रहा है। क्योंकि दोस्तों उसमें ये होगा, अगर वो उस चीज को समझेगा ही नहीं तो उसमें इंटरेस्ट कैसे भी जगेगा। आप कुछ भी टॉपिक देख लीजिए, अगर आपको समझ आ रहा है ना, जब भी आपको उसमें इंटरेस्ट है। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा तो फिर तो बेकार चीजें, आपके लिए इंटरेस्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, और एक पुनर्बलन बहुत जरूरी चीज होता है। ठीक है, अगर आप किसी छात्र को पुनर्बलन दे देते किसी कक्षा में, तो उस कक्षा के प्रति उसकी थोड़ी सी अभिरुचि बढ़ जाती है। चलो वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी। ठीक है, और कुछ भी इसमें आंसर आपके सही हो सकते हैं, लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा सही आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर 4 है। अगला देख लेते हैं, भाषा शिक्षणम आगमनात् पद्धति है एषः लाभ अस्ति। देखिए आगे ने आगमन और निगमन पद्धति होती है जो, ठीक है, तो जितनी भी पद्धति होती है शिक्षण की, जितनी भी विधियां होती हैं, उसके बारे में मैंने बताया। एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, सारी की सारी काफ़ी सारी विधियां हैं जो आपसे सीटेट में पूछी जाती हैं, उसमें अलग से सारी की सारी एक एक विधियों को टॉपिक से पढ़ लेंगे, ट्रिक से, और बाकी डिटेल में पढ़ लेंगे, सारा कुछ आपको आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आगमन पद्धति से पूछा गया है, तो आगमन दोस्तों वो होता है जिसमें पहले आपको उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद आपको नियम बताए जाते हैं। ठीक है, निगमन पद्धति वो होता है जिसमें पहले आपको नियम बताए जाते हैं, उसके बाद आपको उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, तो आगमन पद्धति का क्या लाभ है, मतलब इसमें मैंने बता दिया, सबसे पहले आपको उदाहरण बताए जाएंगे, उसके बाद नियम बताए जाएंगे। ठीक है, कोई मैथ का सूत्र है तो कोई सोल्व, आपको सवाल सोल्व करके दे दिया, ठीक है, और उसके बाद आपको उसको उदाहरण सवाल सोल्व करके उसके बाद नियम बता दिए कैसे सोल्व हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये तो भाषा शिक्षण की बात है, जैसे कि आपको संधि वगैरह पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोई उदाहरण दे दिया तो उसमें बताया कि यहाँ पर, फिर बाद में बताया कि नियम से कैसे संधि हुई। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या लाभ है इसका। विद्यार्थी भी गृह कार्यम कारणस्य आवश्यकता नास्ति। नहीं भाई, विद्यार्थिषु रटन अभ्यास अभाव भवति, कक्षायाम अनुशासनम रक्षितम भवति, विद्यार्थी अल्प एव समय अधिकम पठितुम शक्नुवन्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर आपको पहले से ही उदाहरण दे दिया जाएगा और बाद में सूत्र बताया जाएगा, तो दोस्तों रटने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपको सूत्र बाद में बताया गया है वो। ठीक है, पहले आपको उदाहरण दिया गया है, तो इसका मतलब जो सूत्र बाद में बता रहे तो उसमें आपको सूत्र समझाया जा रहा है, पहले उदाहरण दे गए, तो पहले उदाहरण आपको पता चल गया, उदाहरण को बाद में सूत्र दे दिया, तो सूत्र को तो दोस्तों 1% रटने की जरूरत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 ठीक है। ठीक है, एक बार निगमन पद्धति में हम एक बार देख सकते हैं कि एक बार सूत्र थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है, बाकी बाद में उसको उदाहरण बताते हैं, वो बात अलग है, वो भी समझ जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, रटन अभ्यास से अभाव भवति। ठीक है, 98वां भी होगा। 99 देख लेते हैं, 99वां, भाषा तावत एतस्य अभिव्यक्ति स्व अभिप्राय प्रकटनाय उत्तम माध्यम अस्ति। मतलब अपने अभिप्राय को प्रकट करने के लिए, मतलब अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उत्तम माध्यम क्या है, प्रचार है, संग्रह है, और आदान प्रदान विनिमय से, और सुपयुक्त। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आप अपने अभिप्राय को प्रकट कर रहे हैं या फिर अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ठीक है, आदान प्रदान। ठीक है, अगला देख लेते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। भारतीय बालहि निम्नलिखितेषु किम अधीत्येवम अधि अध्येतव्यम। अच्छा, अध्येतव्यम मतलब जो भारत के बच्चे हैं वो क्या अध्ययन करते हैं। ठीक है, मातृभाषा का अध्ययन करते हैं, लैंग्वेज क्लास की बात हम कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, मातृभाषा का अध्ययन करते हैं, मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषा का अध्ययन करते हैं, मातृभाषा और आंग्ल भाषा, आंग्ल मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, का अध्ययन करते हैं। कहा भी तीसरा भाषा
तो दोस्तों आज की ये देखिए बदलता रहता है, जो फॉर्मेट होता है ना, कभी कुछ था पहले, कभी कुछ, इसको मतलब शुरू से आप देखोगे तो पहले कुछ और था, मतलब आपको ये वाली भाषा पढ़नी, एक प्रादेशिक एक मातृभाषा होनी जरूर, बाद में कुछ और बदला, फिर कुछ और बदला। आज के टाइम पे फिलहाल जो है वो त्रिभाषा सूत्र चल रहा है, ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो कोई भी 3 भाषा लेनी होती है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ठीक है। इस तरह का कोई भी आंसर है भारत की शिक्षा प्रणाली या फिर आज के बच्चों के लिए, तो आजकल 3 भाषा होती है, कहाँ भी कोई भी 3 भाषा का चयन करना होता है, ठीक है। तो त्रिभाषा सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो आजकल ये चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, तो है ये कस्यचित समावेशी कक्षायाम भाषा शिक्षण संदर्भे एका समस्या। तो समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण संदर्भ में क्या समस्या है, ठीक है। वैसे भाषा शिक्षा भाषा की ही क्लास है, लैंग्वेज क्लास है, ठीक है। चाहे आपसे पूछे ना पूछे, लैंग्वेज पेडागोजी सोल्व कर रहे हो, माइंड में सेट कर लो कि आप लैंग्वेज के टीचर हो, ठीक है। चाहे आपसे ऑप्शंस में या प्रश्न में किसी तरह का कुछ भी पूछा जाए ना पूछा जाए। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस, ठीक है भाई। समावेशी कक्षा में सबसे एक जो समस्या आती है वो क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 है समुचित भाषा अधिगम परिवेश विकासस्य असमर्थ्यम। मतलब एक उचित या समुचित या उचित कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। एक उचित भाषा अधिगम परिवेश, जो भाषा सीखने का एक वातावरण क्रिएट करना, एक वातावरण का निर्माण करना एक मुश्किल कार्य हो जाता है, ठीक है। उस वातावरण के निर्माण का विकास करना में असमर्थता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये ठीक लग रहा है मुझे वैसे तो। अभी देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 समुचित भाषा अध्ययन सामग्र्याः अभाव। नहीं भाई ये हर जगह, ठीक है, गाँव वाँव का कोई स्कूल है शायद से वहाँ अभाव हो जाए, लेकिन बेसिकली नॉर्मल देखे तो नहीं भाई, एक्स्ट्रा तो ना हो, लेकिन जो उचित या समुचित जो मतलब चीज़ चाहिए उतनी तो अध्ययन सामग्री हर जगह अवेलेबल हो ही जाती है, ठीक है, आज के समय में। तीसरा विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक विषमता। ये तो देखिए दोस्तों चाहे समावेशी कक्षा हो या ना हो, ठीक है, योग्यता तो एक जैसी सभी की हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये तो वैसे भी मिलेगा, ठीक है। चलो ये अगला देख लेते हैं। विद्यार्थी नाम आसक्त हो भाव असमानता। विद्यार्थियों में आसक्ति सक्षमता में असमानता, ठीक है। तो दोस्तों हाँ इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए आपको ना सीटेट में ये आपको ये सारी की सारी समस्याएं लगेंगी, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या है, जो सबसे ज़्यादा हो सकती है क्रिएट समस्या, मैक्सिमम जगह समस्या क्रिएट होती है दोस्तों, वो ये होते हैं जब समावेशी कक्षा में कोई भी अगर भाषा शिक्षण चल रहा है, ठीक है, तो उसमें एक वातावरण क्रिएट कर पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं तो हिंदी भाषा सीखने का जो वातावरण क्रिएट करना समावेशी कक्षा में एक मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल कक्षा में शायद से दोस्तों हर जगह ना होता है वैसा, लेकिन समावेशी कक्षा में एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी तो नहीं बोल रहा, लेकिन जो महत्वपूर्ण समस्या है तो उसमें से इसका भी एक स्थान है, ठीक है, भाषा अधिगम परिवेश क्रिएट करने का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला देख लेते हैं। मातृभाषा शिक्षणस्य ज्ञान उद्देश्येषु निम्नलिखितेषु किम नास्ति। तो जो मातृभाषा का शिक्षण होगा तो उसमें ज्ञान उद्देश्यों, जो मातृभाषा के शिक्षण के जो ज्ञान उद्देश्य हैं उसमें निम्नलिखित में से क्या नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है। देख लेते हैं मातृभाषा के शिक्षण क्या उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ये ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन आपको, एक तो इसमें उद्देश्य नहीं पूछा और नॉर्मल क्लास नहीं बात हो रही है, जो त्रिभाषा सूत्र में जो मातृभाषा की क्लास हो रही है, ठीक है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हिंदी भाषा की अगर क्लास हो रही है, यूपी के सरकारी स्कूलों में हिंदी भाषा की क्लास हो रही है, ठीक है, हरियाणा के राजस्थान के इनमें जो मातृभाषा, राजस्थान तो नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन बेसिकली दिल्ली मान के चलो तो यह मातृभाषा हिंदी है, तो उसकी जो हो रही है, ठीक है। तो उसमें क्या उद्देश्य क्या नहीं है। देखो जरूरी चीजें होना अलग चीज होती है और उद्देश्य अलग चीज होती है, ठीक है। जरूरी शायद से आपको सब कुछ लगे, लेकिन उद्देश्यों की बात की जा रही है। उद्देश्य ये भी पता होंगे आपको जब आपने इसे पढ़ा होगा, और पढ़ेंगे कब हम, जब सारा का सारा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेंगे सारे, फिर जब डिटेल में हम सिलेबस के साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, भाषा तत्व तत्वानाम प्राप्त ज्ञानम, ठीक है। विषय वस्तुनः ज्ञानार्जनम, उच्चारणम ज्ञानार्जनम, भाषाया विभिन्न प्रकाराणाम लेखनानाम विषय से ज्ञानार्जन। तो दोस्तों ये भाषा शिक्षण की जब हम बात करते हैं उच्चारण संबंधित इसका उद्देश्य नहीं होता, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ठीक है। और आज की में मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, अब आप इतने बड़े हो चुके हैं, देखिए आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूं मैं। जो भी लोग मेरी जितनी भी वीडियो अब तक देख चुके हैं, फिलहाल देख रहे हैं, आगे भविष्य में देखेंगे, उसमें से 50% बंदे आज भी हिंदी का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते होंगे। ये गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों इस चीज़ की मैं। हालांकि देख लीजिए आप एक शिक्षक हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, शायद से मेरे से भी काफ़ी बार गलतियां हो जाती हैं, हर इंसान से गलती हो जाती है, ठीक है, शुद्ध उच्चारण को लेके। तो ये इसका उद्देश्य भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला देख लेते हैं, कौन सा कर लिया हमने आज, ठीक है हाँ चल भाई अगला देख लेते हैं 103। निम्नलिखितेषु का वा शिक्षण पद्धति अस्ति, मतलब
इनमें से जो नीचे दिए गई हैं शिक्षण पद्धति क्या है? चयन पद्धति, हाँ भाई ये एक शिक्षण पद्धति है। रुचि पद्धति भी एक शिक्षण पद्धति है। प्रेरणा पद्धति भी एक शिक्षण पद्धति है। और ऑप्शन नंबर 4 सर्वापि पद्धत्यः, पद्धत्यः, ठीक है भैया। तो सारी की सारी ये शिक्षण पद्धति है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला देख लेते हैं, भाषा शिक्षण है दृश्य श्रव्य सामग्री एदर्थम उपयुक्ता भवति। ठीक है, शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध लेखनार्थम, शुद्ध पठनार्थम, उपयुक्तेषु न किंचित। ये देखिए दोस्तों, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध पाठन, जो जो ये दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, जो टीचिंग्स ऐड होते हैं आपके, ठीक है, दृश्य श्रव्य, इसमें जो सबसे उपयुक्त किसके लिए होते हैं? शुद्ध उच्चारण के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस को लेकर हम चलते हैं। और भी बहुत चीजों के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन जो दोबारा से मैं बोलूंगा, जिस लिस्ट में अगर बात करें तो शुद्ध उच्चारण में जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो शुद्ध उच्चारण के अध्ययन में, तो आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स के सामने दृश्य श्रव्य सामग्री रखोगे तो उसके चांस कम हो जाते हैं कि उच्चारण, शुद्ध उच्चारण में उनसे गलती हो। ठीक है, अगर आप इस माध्यम से उन्हें पढ़ा रहे हैं तो। अब ये देखिए दोस्तों, इधर ये भाषा शिक्षण की बात की जा रही है। ठीक है, इधर मातृभाषा की बात की जा रही थी, इधर शुद्ध उच्चारण था ना इसका भी। तो ठीक है, मातृभाषा और भाषा शिक्षण में फर्क होता है। ठीक है, मातृभाषा शिक्षण अलग है और भाषा शिक्षण अलग है। हालांकि भाषा शिक्षण के अंतर्गत ही मातृभाषा शिक्षण आता है, लेकिन इसके और भी रूप होते हैं, लेकिन मातृभाषा शिक्षण का कोई रूप नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर त्रिभाषा सूत्र में, ठीक है, और 2 लैंग्वेज आ जाती है इधर आपकी भाषा शिक्षण में, बाकी मातृभाषा तो त्रिभाषा में से एक है। तो चलिए अब, ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला देख लेते, उपचारात्मक पद्धति है इति। तो भैया जो उपचारात्मक पद्धति होती है, उपचार का मतलब क्या होता है? इलाज। इलाज का मतलब किसी भी समस्या को दूर करना। ठीक है, आप बीमार होते हैं, वो समस्या तो होती है, तो उसका इलाज कर दिया, तो उसका उपचार कर दिया। ठीक है, तो किसी भी समस्या को दूर करना होता है। तो समस्या को दूर करने वाली जो पद्धति होती है, ये मान के चलो उपचारात्मक पद्धति, जो समस्याओं को दूर करने वाली पद्धति होती है, क्या है वो? समस्या नाम अभिज्ञानार्थम अपेक्षित कठिन स्तरम वर्धयति, समस्याम निवारणे विजयम प्राप्ति। भाई ये तो देख लिए, यहीं आ गया इसका आंसर। ये मतलब मैंने बताया ना भी आपको, उपचारात्मक पद्धति क्या होती है? समस्या को दूर करने के लिए होती है, तो इस समस्या निवारण के लिए होती है। चलो अगला और देख लेते हैं, व्यतिकर्मेण समस्या प्रस्तुति करोति। भाई प्रस्तुति नहीं होती इसमें, उपचारात्मक में। ठीक है, उपचारात्मक में निवारण होता है। इस पद्धति में उस समस्या को दूर किया जाता है, उसकी प्रस्तुति, उस समस्या का पता लगाना, उस समस्या का अन्य रूपों में पता लगाना, किसी भी तरह से कुछ भी उस समस्या में होना, तो ये नहीं होता। ठीक है, उसमें क्या होता है? उस समस्या को दूर करा जाता है। समस्या अधिकृत्य भाषा सिद्धांता नाम ज्ञानम ददाति, नहीं ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? उपचारात्मक पद्धति के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। गाइज जैसे हमने 15 क्वेश्चन खत्म करे, जो 105 तक हो गए हमारे खत्म, 106 से जो स्टार्ट होते हैं ये आपका गद्यांश आ जाता है। ठीक है, अब इसमें जो गद्यांश है इसे आपको पूरे को रीड करना है और इसके समक्ष जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उनका आपको आंसर करना है। अब इसमें दोस्तों मैं बता देता हूँ, देखिए आपको क्या करना है। कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो अच्छे से आप इसकी हिंदी बना पाओगे, और ये मेरी कोशिश रहेगी जो आप इसके आंसर करें वो आपके सही हो। ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले आपके सामने अगर गद्यांश आता है तो आपको क्या करना है, जितने भी इस गद्यांश से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें एक बार रीड कर लेना। मैं याद करने को नहीं कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, मैं बस ये कह रहा हूँ एक बार इन पे नजर फेर लेनी है आपको। ठीक है, आपके माइंड में सेट हो जाएगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें इतने आसान होते हैं कि अगर आप उन्हें एक बार पढ़ लोगे, आपके माइंड से निकल गए, आपके माइंड से छूकर चले गए, तो आप जब आप इसे पैसेज को रीड करोगे, इस गद्यांश को रीड करोगे, तो आपके समक्ष अगर वो वाला क्वेश्चन आएगा, उससे मिलता जुलता कोई भी शब्द आपके समक्ष आएगा, तो आप उसे पेंसिल से अंडरलाइन कर लोगे, ताकि जब बाद में आप उसके आंसर ढूंढोगे तो उसमें आपका समय बच जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम आपको ये, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं इस पर ना बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर देते, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये भी नहीं है बिल्कुल लाइट ले लोगे आप इसे, आपको टाइम भी देना है और टाइम भी खराब नहीं करना। मतलब जितना आप इसके लिए समय निर्धारित करके जाएंगे, मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप डिवाइड कर लेंगे, मैं इस क्वेश्चन को इतना समय दे सकता हूँ, मतलब इस तरह से पैटर्न आप तैयार कर लेंगे, तो उसमें जितना आपने समय दिया उस हिसाब से आप देख लेना, जितनी आपकी काबिलियत उस हिसाब से आप इतना इसमें आपको समय देना है। ठीक है, तो ठीक है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको क्या करना है, इसे पढ़ना स्टार्ट करना है। अब देखिए दोस्तों, इसे पढ़ने का सबसे अच्छा क्या है, अब आप हिंदी तो जानते ही हैं, आपने संस्कृत लिए, ये तो दोस्तों निश्चित ही आप हिंदी जानते हो, और हमारी वीडियो वैसे भी हिंदी में चल रही है, तो आप हिंदी तो जानते ही। अगर आप शुद्ध हिंदी जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैक्सिमम क्या होता है इसमें ना, जो वर्ड होते हैं ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा इजी चाहिए तो 2019 का मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है, ये गद्यांश क्वेश्चन पेपर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे एक बार देख लो। आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ भाई आप भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है, कोई समस्या नहीं, मुश्किल है तो इसका मतलब आप नहीं करोगे, कर सकते हो आप इसे भी।
अब इसमें मैक्सिमम वर्ड हिंदी के ही होते हैं आपके, ठीक है। अब आपको हिंदी देखनी है, हिंदी तो आपको आती है। अब देखिए मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं। अस्ति हिमवान नाम सरवंत भूमि नागेंद्र, ठीक है, भूमिर नगेंद्र। तो इसमें क्या है, आपको जो वर्ड समझ नहीं आ रहा उसे छोड़ दो, जो हिंदी वाला समझ आ रहा है उसे पकड़ लो, ठीक है। अब ये देखिए अस्थि, तो चलो है होता है, ठीक है। अस्थि, संति, भवती, भवंती, ये सारा का सारा क्या इसका मतलब है होता है। आसीत, ठीक है, ये मतलब है के अर्थ में होता है, लेकिन भूतकाल चले जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्ड यूज होता है, इसका मतलब ह होता है। और अब ये देखिए, देखो अस्थि हिमवान नाम, ठीक है। तो अस्थि अगर आपको मैंने बता दिया, वैसे वर्ड आएगा ही आएगा, तो अस्थि का मतलब है, ठीक है। हिमवान, अब देखिए तो हिम का मतलब क्या होता है, अगर आपको हिंदी के पर्यायवाची पता होगी, हिम का मतलब होता है आइस, बर्फ जो होती है आपकी, ठीक है। हिमवान मतलब जैसे बलवान क्या होता है, जिसके अंदर बल होता है। शक्तिमान, जिसके अंदर शक्ति होती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो वान होता है किसी लिए होता है, मतलब उस चीज का गुण है। तो हिमवान मतलब जिस पर बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। तो बर्फ किस पे है दोस्तों, हम बर्फ की बात करते हैं तो हिमालय के ऊपर बर्फ है, ठीक है। तो हिमालय हमारा है, ठीक है। हिमालय नाम पर्वतराज था, ठीक है। आपको ये सर्वरत्न भूमि, ठीक है। सर्वरत्न, रत्न तो आपको समझ आता होगा, रत्न तो मतलब, ठीक है, भूमि का मतलब धरती, सर्व का मतलब सभी, ये तो हिंदी वर्ड है ना, थोड़ा सा तोड़ लेना है। नागेंद्र मतलब पर्वतराज, ठीक है। अब ये दोस्तों पर्यायवाची आपको हिंदी क्या आनी चाहिए, इसमें संस्कृत कुछ नहीं है, हालांकि है तो सारी संस्कृति है, लेकिन अगर आप अपने माइंड से देखोगे इसे तो हिंदी के वर्ड है। तो सर्व, सर्व मतलब सभी, रत्न भूमि जिसपे सभी, ऐसी भूमि जिसपे सभी रत्न है, वह पर्वतराज हिमालय, ठीक है। तो एक हिमालय पर्वतराज था जिसपे सभी रत्न वाली भूमि थी, ठीक है, मतलब जिसपे सभी रत्न विद्यमान थे। तो इस तरह से अगला देख लेते हैं। तस्य सनोरूपरी विभाति कांचनपुरम नाम नगरम। देखिए अब इधर तस्य सनोरूपरी आपको समझ नहीं आ रहा है, विभाति आपको समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो। कांचपुरम नाम नगरम समझ आ रहा है कि कांचपुर नाम का नगर था, ठीक है, ये तो आपको समझ आ रहा है। तो ठीक है, तो हिमालय के ऊपर कांचपुर नाम का नगर था, हिमालय कांचपुर नाम का नगर था, ठीक है। अब सनोपरी का मतलब चोटी होती है, सबसे ऊपर, ठीक है। तो चलो आपको सबसे ऊपर समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको इधर क्या करना है, आपको बस इतना पढ़ना है जो आपकी इन क्वेश्चन के आंसर करो। यहाँ पे आपको अनुवाद तो करना नहीं है, आपके अनुवाद करते तो निश्चित है आपके नंबर कट जाते, बस आपको इतना अनुवाद करना है ताकि आप इसके आंसर कर सको, और वो भी आपको राइटिंग में लिख लिए, बस टिक करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी बनानी है। तो आपको क्या देखा, कांचनपुरम नाम नगरम, आपने इधर ये देख लिया, तो मतलब हिमालय इधर से देख लिया आपने, और कांचनपुर नाम नगर इधर से, मतलब हिमालय के ऊपर कांचनपुर नाम नगर था, ठीक है। अगला देख लेते हैं। तत्र जिमोते जिमूत केतुरिति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। अब देखिए तत्र जिमोत केतुरिति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तत्र समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो। जिमूत केतु, ठीक है। जिमोत आपको पता चल गया, जिमोत किसी का नाम है, ठीक है, एक राजा थे उनका नाम है श्रीमान, श्रीमान जिमोत, ठीक है। विद्याधरपति ही, अब विद्याधर, ठीक है, धर आपको समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो। विद्या तो समझ आ रहा है, विद्या, ठीक है। पति भी आपको समझ आ रहा होगा। भूपति क्या होता है, जो भू का स्वामी होता है, जिसपे जमीन ही जमीन होती है। धनपति कौन होता है, जिसपे धन ही धन होता है। तो विद्या का पति मतलब जो बहुत ही ज्यादा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, जो मतलब काफी शास्त्रों का ज्ञान है जिसे, ऐसा राजा वसति। वसति मतलब समझ गया आप, वसति का मतलब रहना होता है, वसना होता है ना, कहाँ पे बस रहा है तू। अब हिंदी में बोल लेते हैं भाई कहाँ बस रहा है आजकल, तो बसना क्या होता है, बसता, ठीक है। वसति मतलब बसना होता है, रहना होता है। तो सबसे पहले आपने देखा हिमालय था, हिमालय पे कांचनपुरम नाम नगर था, नगर के ऊपर एक जिमूत नाम का क्या था, विद्याधरपति वसति, इसमें एक राजा था, ठीक है, वो रहता था, वो कहाँ पर, कांचपुरम में, कांचनपुरम, ठीक है। तस्य गिरोह उद्याने कुल कर्मागत कल्पतरु स्थित। अब ये देखिए तस्य समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो। गिरोह उद्याने, गृह तो आपको समझ आ रहा है, तो गृह का मतलब क्या होता है, घर। उद्याने, उद्यान का मतलब क्या होता है, वाटिका। उद्यान तो समझते होगे, तो हिंदी वर्ड है। तो देखो घर उद्यान, कुल कर्मागत, मतलब कर्म का मतलब जो एक सिस्टमेटिक होता है, कुल का मतलब क्या होता है, जो आपका वंश होता है, ठीक है। आप किस कुल के हो, तो हिंदी वर्ड है, किस कुल के आप, तो बोलते भाई हम शर्मा कुल के हैं, पंडित कुल के, जो भी आप जैसे भी हैं, ठीक है। तो कुल का क्या मतलब हो गया, आपको पता चलेगा। वंश कर्मागत मतलब वंश से परंपरागत जो परंपरा चली आ रही थी उसकी, देखो शुरू से बना रहा हूं मैं हिंदी। घर उद्यान, ठीक है, घर के उद्यान, जो मतलब उद्यान का हो, घर में तो होगा नहीं, मतलब हो भी सकता है, लेकिन उद्यान का मतलब एक तो लोन होता है, जैसे आजकल जो बेसिकली हम देखते हैं छोटा सा पार्क वगैरह घर में होते हैं, उद्यान कभी घर में नहीं मिलेगा, पता नहीं होगा किसी के पास, लेकिन मैक्सिमम नॉर्मल देखा जाए तो उद्यान तो एक अलग सी पार्क वगैरह होते हैं, ठीक है। घर में तो छोटा सा लोन वगैरह आप बना सकते हैं, ठीक है। तो घर के उद्यान, तो घर के जो समक्ष या आसपास या उसके सामने, वैसे तो सामने है लेकिन हम आसपास मान के चल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। घर और उद्यान आपने जोड़ लिया, घर के पास जो उद्यान है, जो वाटिका है या फिर जो पार्क है, उसमें वंशागत अनुकर्म मतलब
उनके परंपरा से चला आ रहा था, कर्मागत है ना, कल्पतरु स्थित, एक कल्पतरु था। अब इसके बारे में दोस्तों आपने सुना भी होगा, शायद आपने थोड़ी हिंदी विंदी कहानी सुनी हो तो आपको पता होगा। कल्पतरु, तरु का मतलब देखो, तरु किसका पर्यायवाची है? वृक्ष का पर्यायवाची है तरु, ठीक है। तरु का मतलब क्या होगा? वृक्ष। वृक्ष क्या होते हैं? आपके पेड़। कल्प मतलब कल्पना, तो कल्पना करने वाला पेड़, ये देखो स्वर्ग में भी है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं लोग। अब देखो मैं प्रामाणिक तो बोलूंगा नहीं, आध्यात्मिक पक्ष है जो भी है, ठीक है। तो कल्पतरु मतलब इस पे जो भी कल्पना करोगे आपकी पूरी हो जाएगी। इसके बारे में आपने शायद से कभी पहले पढ़ा होगा। तो स्थिता, स्थिता मतलब दिल्ली भारत में कहाँ स्थित है, या आप बता सकते हो? तो स्थित का मतलब है, तो ठीक है। तो घर के सामने जो उद्यान था उसमें जो उसकी परंपरा से चला आ रहा था, का कुल क्रमागत आपको समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो से, ठीक है। घर उद्यान आपको समझ आया, कल्पतरु स्थित है, ठीक है, एक कल्पतरु था। सह राजा जिमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य, ठीक है। सह आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। राजा, राजा तो आपको पता ही है, राजा जिमूत केतु, जिमूत केतु एक ही राजा का, अभी तक एक ही राजा की बात हो रही है अभी तक, जिमूत केतु की, ठीक है। तो जिमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य, तम नहीं आ रहा, छोड़ दो, ठीक है। कल्पतरु मैंने आपको बता दिया, कल्प नाम का जो तरु था, कल्प नाम का जो पेड़ था, ठीक है। आराध्य, आराध्य का मतलब होता है आराधना, ये तो हिंदी वर्ड हो गया ना आपका, आराध्य। शिव, शिव को आराध्य, ठीक है। तो शिव की आराधना हो गई, या किसी की भी आराधना मतलब पूजा, आरती, ठीक है, आराधना करना। तो ये सारा का सारा क्या है? तो कल्पतरु किसने, इस राजा ने पूजा की थी, ठीक है। तद प्रसादात मतलब प्रसाद के रूप में, आप कुछ और हो उसका मीनिंग छोड़ दो, जैसा भी आपको लग रहा है, आपकी सहूलियत के हिसाब से मैं इसका अनुवाद कर रहा हूं। प्रसाद के रूप में आप पूजा कर रहे हैं, पूजा के नाम के प्रसाद ही तो मिलेगा, तो प्रसाद के रूप में ऐसे आपको हिंदी बनानी है। बोधिसत्व वंशा संभव जिमूत वाहन नाम पुत्रम प्राप्तनोत, ठीक है, प्राप्तनोत, प्राप्तनोत, ठीक है। तो जब उसने कल्पतरु की पूजा करी तो प्रसाद के रूप में उसे बोधिसत्व वंश संभवम जिमूत वाहन नाम, ठीक है, जब उसने इसकी पूजा करी तो जिमूत वाहन नाम का उसे पुत्र प्राप्त हुआ। किसे? जिमूत केतु को, ठीक है। राजा का नाम क्या था? जिमूत केतु था, और इसे पुत्र जो प्राप्त हुआ उसका नाम इसने क्या रखा? जिमूत वाहन, ठीक है। ये वाला इसे प्राप्त हुआ। और ये क्या था? इसका थोड़ा सा विशेषण है, इसकी खासियत है, किसकी? इसकी, इसके पुत्र की। ये बोधिसत्वंश था, ठीक है, मतलब ये बोधिसत्व गुण थे इसके अंदर। अब दोस्तों ये बुद्ध के गुण है, उससे लगा लो चाहे इसमें, चाहे बोधि का मतलब ये भी मान सकते हैं जो प्राणियों के प्रति जो दया दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा है इसे स्किप कर दो, आपको इतना पता चलेगा इसकी पूजा करने के बाद इसे जिमुतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। सह महान दानवीर सर्वभूतानि कुंपी च अभवत, जो वह महान दानवीर था। कौन दानवीर? किसकी बात हो रही है? जो इसका पुत्र था, ठीक है। अब इसकी पुत्र की बात हो रही है। वह बहुत बड़ा दानवीर था। महान का मतलब, महान तो आपको पता ही है, ठीक है। सर्वभूता कुंपी ही च अभवत, ठीक है, बहुत बड़ा दानवीर था। सर्वभूता कुंपी नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो उसे, ठीक है। तो वह दानवीर था, आपने इतना पता लगा लिया। तस्य गुण ही प्रसन्न स्व स्व स्वसची वैश्च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवन राज्याभिषेक कत्वान। अब ये देखिए, उसके गुणों से प्रसन्न, ठीक है, उसके गुण का मतलब तो क्वालिटी, ठीक है। गुण, प्रसन्न मतलब खुश होकर, स्वसचिव से प्रेरित, स्वसचिवैश्च प्रेरित, ठीक है। तो आपको अगर ये समझने आए छोड़ दो, उसके गुणों से प्रेरित होके, उसके गुणों से खुश होके, राजा कालेन संप्राप्त यौवनम, ठीक है। तो उसके गुणों से प्रेरित होके, किसके? जिमूतवाहन। जिमूतवाहन कौन है? जीव इसका पुत्र है। किसका? जिमूत केतु का पुत्र है, जो इसकी पूजा करने पर प्राप्त हुआ था पेड़ की, कल्पतरु की। तो इसके गुणों से प्रभावित होके ये यौवन हो गया था, मतलब जवान हो चुका था, इसने यौवन को प्राप्त कर लिया था। यौवन मतलब जवानी में आ गया था, ठीक है। तो इसका यौवन राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक का मतलब तो आप जानते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, एग्जाम्पल के लिए मैं बाहुबली आपको बता देता हूँ। तो उसमें राज्य अभिषेक होता है। राज्य अभिषेक क्या होता है? किसी को राजा बनाना होता है, जो युवराज होता है, ठीक है, राजा का पुत्र जो होता है। युवराज का बेसिकली अर्थ होता है युवा राजा, मतलब जवान राजा, युवराज, ठीक है। तो बेसिकली उसका पुत्र, तो इसे मतलब वो दे दिया, राज्यपाठ दे दिया इसे, ठीक है। इसका राज्य अभिषेक कर दिया, राजा बन गया। अब आप जिमूत केतु का है, जिमूत केतु राज्य राजा नहीं रहा, ठीक है, उसका पुत्र राजा बन गया, ठीक है। ये राज्य अभिषेक आपको पता है। यौवन राज्य स्थित सह जिमूत वाहन का कदाचित हितेशी भी पितृमंत्री भी उक्त। अब ये देखिए, यौव राज्य, जो युवा राजा था, जो अब राजा बन चुका था, जिमूत वाहन, उसके जो जिमूत वाहन के जो कदाचित हितेशी, हितेशी का तो मतलब आपको पता होगा, जो हित करने वाला हो, जो कल्याण, जो अच्छा चाहता है। पितृमंत्री भी,
तो मतलब जो पिता के मंत्री थे, अभी पिता कोई मरा थोड़ी है, पिता ने राज्यपाट छोड़ा है, राज्यपाट अपने बेटे को दे दिया, लेकिन मंत्री तो अपने पद पे जैसे पहले से विराजमान थे ऐसे विराजमान है। मंत्री तो कभी पद अपना छोड़ते नहीं है ना, पहले उसके पिता की सेवा करते थे वो, अब उसके पुत्र की सेवा कर रहे हैं। सेवा का मतलब उसे सलाह दे रहे हैं, जिस जिस पद पर जो उनकी नियुक्ति की जा रही है वो अपना कार्य निभा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला युवराज से, ठीक है, उन सभी मंत्रियों ने बोला युवराज से, यो अयम सर्वा कामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठत स एव सदा पूज्य। मतलब जो आपके कल्पतरु आपके उद्यान के सामने है, जो तिष्ठित है मतलब है, उसकी सदा से पूजा होती हुई आई है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। अस्मिन अनुकूले स्थितः शक्रोपि नासमान बाधितुम शकुन्यात इति। इसकी कोई भी मतलब इसमें कोई भी इसका नाश नहीं कर सकता, ठीक है, इसके नाश में कोई भी बाधा नहीं बन सकता, ठीक है। किसकी? कल्पतरु, इतना पावरफुल कल्पतरु, मतलब अगर इंद्र भी है तो इंद्र भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। तो आपको जितना समझ आ रहा है उस हिसाब से आपको इसकी हिंदी बना ली। अगली लाइन देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, आकर्णई तत् जीमूत वाहन अंतर चिंतयत। मतलब जो समझ आ रहा है वो करो। जिमुत वाहन की बात आ रही है, ठीक है। अंतर चिंतयत का मतलब होता है, मतलब अपने अंदर सोचता है, जैसे खुद मन मन में नहीं सोचते, तो वो वाला काम है अंतर चिंतयत। चिंतयत मतलब चिंतन करता है, अंतर मतलब अंत मतलब अंदर, खुद से मतलब बोल के नहीं कर रहा, खुद में खुद सोच रहा। अहो बत मतलब अच्छा। तो ईदृशम इस तरह का, मम ममर पादम प्राप्य प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैरस्माकं तादृशं फलं किमापि न साधितं किंतु केवलं केश्चिदेव कृष्णैः कश्चिदपि अर्थोऽर्थितः। मतलब बोलता है, अब ये देखिए दोस्तों, बड़ी लाइन है, आपको घबराना नहीं है, जो समझ आ रहा है केवल उसकी हिंदी बनाओ। ईदृशम इस तरह, ममर पादम प्राप्य अपि, ठीक है, प्राप्य मतलब प्राप्त, ठीक है, पूर्व ही बीता हुआ, पुरुष ही, पूर्व ही पुरुष मतलब जो जिसके कुल के पुराने पुरुष थे, उसने हमारे, अस्माकम मतलब हमारा होता है, ठीक है, अस्माकम समझ तादृशम फलम किमापि ना साधितम, ठीक है, मतलब ऐसा पेड़ होते हुए भी जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कुछ नहीं मांगा, ऐसा चिंता करता है। और चिंता का मतलब चिंतनम करता है, सोचता है। किंतु केवलम कश्चिदेव कृष्ण ही कृपण ही, किंतु मतलब परंतु, केवल, केवल का मतलब केवल, कश्चिदेव कुछ ही, मतलब ऐसे लोग हैं, कृपण ही का मतलब होता है लालची, ठीक है। तो कैसे कुछ है, कभी कभी इससे अर्थो अर्थित मतलब धन वगैरह की डिमांड कर ली होगी, ठीक है, स्पीड से। तो इस तरह का आप इसकी हिंदी बना सकते हो। अगला देखते हैं, तद हम अस्मात् मनोरथम भीष्टम अभीष्टम मनोरथम अभीष्टम साधयामी। मतलब इसमें जो मनो, ठीक है, जो तदहस्मात् तो नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो इसे, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, मनोरथ, मनोरथ मतलब आपको पता ही है, मन में जो है, ठीक है। अभिष्ट का मतलब इच्छा, अभिष्ट मतलब किसी के प्रति, आप किसी चीज के प्रति आपकी इच्छा है, ठीक है, तो उसको शादी में मैं अपनी इच्छा की पूर्ति करूंगा, ऐसा वो सोचता है, ठीक है। यहां से देख लेते हैं, एवं आलोच्य सा पितृअंतिकमागच्छत, ठीक है। एवं आलोच्य, यह सोचकर वह पितृ के पास गया, ठीक है, पिता के पास गया, सिंपल बना लेना, गच्छति आगच्छत, ठीक है। हाँ, तो पिता के पास गया, यह सोचकर, आलोच्य, आलोच्य मतलब सोचना, ठीक है। आगत्य च आकर के, च सुखामासीनम पितर में कांते नवेदयत। उसने जो सुख से बैठे हुए थे उसके पिता एकांत में नवेद्यत निवेदन किया, या फिर उनसे पूछा या फिर बात की, ठीक है। तात त्वम तु जानसी एव, तुम तो जानते ही हो, यदस्मिन संसार सागरे, ठीक है, यदस्मिन संसार सागरे आशरीर मिदम सर्वम धनम विच वचंचलम विचिवंचंचलम, ठीक है। मतलब आप तो जानते ही हो, इस संसार सागर में, मतलब जो जगत सागर है या फिर जो पूरी दुनिया है, इसमें शरीरम इदम सर्वम धनम, मतलब धन ही ऐसा है जो चंचल, मतलब चंचल है धन, नहीं टिकेगा धन, मतलब आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, आज नहीं है कल होगा, ठीक है। तो धन चंचल है, उसकी प्रकृति चंचल है, वो कभी एक जगह नहीं टिकता, ठीक है, वो अपने मालिक को बदलता रहता है। इस तरह से ने बोला, एक परोपकार एवास्मिन संसार नश्वर यो युगांत पर्यंतम यशः प्रस्तुते। मतलब धन तो चंचल है भाई, वो टिकता ही नहीं, लेकिन एक परोपकार, मतलब परोपकार का मतलब होता है उपकार, ठीक है। तो एक उपकार ही ऐसा है संसार में जो अनश्वर है,
एक तो होता है नश्वर जो नष्ट हो जाता है, जैसे कि धन हमारा नष्ट हो जाएगा, लेकिन अनश्वर होता है जो कभी नष्ट नहीं होगा। अगर आप कभी परोपकार करते हो, कभी, जब तक ये संसार टिका हुआ है, जब तक ये धरती है, जब तक ये दुनिया है, मतलब इंडिया टीवी के अकॉर्डिंग दुनिया बहुत जल्द हमेशा खत्म कर ही देते हैं। वो इंडिया टीवी जो न्यूज़ चैनल है वो हर साल एक न एक ऐसी जरूर न्यूज़ डालते हैं कि इस साल दुनिया खत्म हो जाएगी। तो जब तक ये दुनिया है, जब तक अगर आपने जो परोपकार करा है ना, युगांत पर्यंतम, मतलब युगो युगों तक, जो चार चरण है, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग, जितने भी चार चरण है, जब तक ये दुनिया है, आपका यश है वो हमेशा फैलता रहेगा अगर आप परोपकार करोगे। ठीक है, धन क्या है, धन तो भाई नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो आपके परोपकार है, जो आपका पुण्य है, जो आपने अच्छे कार्य किए हैं, मतलब दूसरों की हेल्प वगैरह की है, कुछ भी लोगों के लिए अच्छा किया, लोगों का उपकार किया है, वो हमेशा इस संसार में रहेगा। ठीक है, और आपका जो यश है हमेशा की तरह के लिए फैलता रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे बहुत बड़े बड़े जिसकी पहले भी रह चुके और हमारे देशभक्त हैं, ठीक है, वीरांगनाएं हैं, क्रांतिकारी पुरुष हैं, वो आज तक उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनका यश आज भी प्रचलित है, हालांकि उन्हें देखो श्रद्धांजलि कितने समय पहले मिल चुकी थी। ठीक है, लेकिन आज भी है ना वो यश के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से परोपकार आपका रहेगा। ठीक है, तो ये बोलते धन नष्ट हो जाएगा और जो आपके परोपकार है वो ये युग युग जो चलेंगे। अगले देख ले, तस्मादिभिरी दिशम कल्पतरुः किमर्थम रक्षन्ते, तस्मा भी रिदिशम कल्पतरुः किमर्थम रक्षन्ते। तो हम इस तरह के कल्पतरु की रक्षा क्यों करते हैं, किस लिए इसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि परोपकार है तो इस कल्पतरु की रक्षा क्यों करते हैं। यश्च यैश्च पूर्वैरयम मम मम इति आग्रेण रक्षन्ति ते इदानीम कुत्र गता। मतलब जो पहले थे, जो उसके पूर्वज थे, वो मम मम, मेरा मेरा, इति आग्रेण रक्षन्ति, मतलब ये मेरा कल्पतरु है, मेरा कल्पतरु है, तो इस तरह का कह कह करके उसकी रक्षा करी। ते इदानीम कुत्र गता, ते वो अब कहाँ है, अब कहाँ चले गए वो। तेसाम कस्याम अस्य वाक्य थे, इस टाइम वो कहाँ है। ठीक है, तो इस तरह की बात करते हैं। अगला देख लेते, तस्मात् परोपकारई फल सिद्धे त्वज्ञा इम कल्पपादम कल्पपादपम आराध्यामी। मतलब तस्मात् परोपकारई, मतलब परोपकार के फल की इच्छा को सिद्ध करने के लिए आपकी आज्ञा से मैं इस कल्पतरु की आराधना करूंगा, इस कल्पतरु की पूजा करूंगा। कि पिताश्री आप मुझे आज्ञा दो, मैं लोगों का परोपकार करूंगा, इस फल की सिद्धि के लिए मैं इस कल्पतरु की पूजा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये है सारा का सारा, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा इसका हिंदी बता दिया। हिंदी मैंने आपको बता दी किस तरह से बनानी है, जो आपको हिंदी वर्ड आते हैं उनको केवल हिंदी बनाओ। जो संस्कृत के वर्ड अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उन्हें स्किप कर दो। ठीक है, बाकी जो हिंदी के वर्ड है संस्कृत के ही, लेकिन आप उसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका हिंदी बना लो। इसके बाद जब आप थोड़ी बहुत इसकी हिंदी बना लोगे, उसके बाद आप आंसर करोगे तो दोस्तों बहुत जल्द और अच्छे से आप इसके आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, पूरी की पूरी हिंदी बना ली। अब इसके हम आंसर करना स्टार्ट करते हैं 106 से। तो देखिए लिए जो पहला प्रश्न है वो जिमूत केतु कम आराध्य पुत्रम प्राप्तनोत। ठीक है, तो जो जिमूत केतु था, जो सबसे पहले राजा की जिसकी हमने बात की थी। ठीक है, जो देखिए जिमूत केतु श्रीमान विराधरपति वसति स्म, मतलब एक स्टार्टिंग वाले राजा थे जो हमारे, तो किसकी पूजा करके उसने पुत्र की प्राप्ति की थी। तो स्टार्टिंग की लाइन ये तो कल्पतरु की पूजा करी थी। ठीक है, तो प्रसाद के रूप में उसने पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संसारे नश्वरः इत्यत्र संधिकः। तो दोस्तों ये संधि आ गई है, और वैसे मैं बता दूं इसमें तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा संधि, तो वैसे इसमें ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, इसमें पूर्व रूप संधि हुई है। अब बेसिकली जो हम दोस्तों इसमें आगे चल के ग्रामर कवर करेंगे, आपकी क्या क्या इसमें पूछे जाते हैं मैक्सिमम व्याकरण से संबंधित संस्कृत में। एक तो आपकी संधि पूछ ली जाती है, समास पूछ लिए जाते हैं, और आपके प्रत्यय। ठीक है, और इससे अलग आपका विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द तो है। ठीक है, ये 5 चीज हम कवर करेंगे अच्छे से। तो इसे कवर करने के बाद दोस्तों व्याकरणात्मक पक्ष में जिस भी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शायद ही ऐसा होगा कि दोस्तों आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें संसार नश्वर है, इसमें कौन सी संधि हुई, इसमें पूर्व रूप संधि हुई है। अगला देख लेते हैं, नसादितम इत्यस्य पदस्य पर्यायः कः। अब इस शब्द का पर्यायवाची पूछना है। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, नसादितम इसमें आया था कहीं, ये देखिए दोस्तों ये आया है। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, तादृशम फलम किमपि नसादितम किंतु केवलम। ठीक है, मतलब इस फल से कुछ भी प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम, किंतु केवल कुछ जो लालची लोग थे उन्होंने धन वगैरह की इससे आराधना मांगा होगा, लेकिन इसके अलावा किसी ने कुछ भी इससे प्राप्त नहीं किया। ठीक है, तो इसका जो आंसर इधर होगा ना प्राप्तम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल ठीक है, इधर ही मैंने आपको बता दिया था। और वैसे भी दोस्तों अगर आप इस गद्यांश को नहीं भी दिखोगे तो नसादितम का थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो इसका अर्थ होता है ना प्राप्तम। ठीक है, क्योंकि और जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, न सन्निविष्टम, न उपविष्टम, नहीं बैठा, न असाधितम मतलब साधना नहीं की,
और सन्निष्ठ मतलब समीप नहीं आया, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल ठीक है। अगला देख लेते हैं, सर्वकामादः इति समस्त पदयो विग्रहो भवति, इसका विग्रह करना है। तो सर्वकामाद क्या था, देखिए दोस्तों जो हमारा पेड़ था यही तो था। अभी एक मिनट देख लेते हैं इसका, किधर था ये देखिए दोस्तों इधर है ना, युवराज एवं सर्व कामादः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स्व एकदा सदा पूज्य। तो सर्व कामाद कल्पतरु आपके उद्यान में है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोलता मंत्रीगण ने। तो वैसे इसका अर्थ क्या होगा, जो सर्व कामाद तरु तरु जो पेड़ है कल्पतरु, इसका क्या है मतलब, जो सभी काम को संपन्न कर देता है, ठीक है। यही तो होता है ना कल्पतरु, कुछ भी से कल्पना करो, कुछ से भी कामना करो, तो जो भी आपका काम होगा उसे संपन्न कर देगा, उसे सिद्ध कर देगा, उस काम को पूरा कर देगा, ठीक है। तो पूरा कर देता है ना, तो इसका काम सर्व काम ददाती मतलब संपूर्ण कर देती, ठीक है। अब इसका यही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। सर्व काम दर्शयती मतलब सारे काम आपको दिखाएगा, सर्व काम ददाती ये भी नहीं होगा, सर्व काम दोनों तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल ठीक है। चाहे आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा, और वैसे भी आप इसका देखोगे क्योंकि स्टार्टिंग से हमने बता दिया था कल्पतरु की इसमें जो प्रशंसा की गई थी, जो इसके लिए विशेषण यूज किया गया था वो यही था सर्व कामाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला देख लेते हैं, बोधिसत्व वंश संभव कहा। तो दोस्तों ये किसका विशेषण था, किसकी विशेषता थी, तो ये जो जिमूत केतु का पुत्र था जिमूत वाहन, उसकी विशेषता थी, ठीक है। जो जिमूत केतु की क्या विशेषता थी, जो जिमूत केतु तो स्टार्टिंग वाला याद राजा था, ये तो विद्याधर पति ही था, ये मतलब विद्या का ज्ञान था इसे, ठीक है। लेकिन जिसका पुत्र हुआ था उसके अंदर क्या गुण थे, वो ये वाला गुण था, बोधिसत्व वंश संभव कहा। ये देखिए स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा, देखिए देखिए ये जिमूत वाहन की ये रही, ठीक है, विद्याधरपति था वो। अब जिसका पिता और जिसका पुत्र प्राप्त हुआ था तो कल प्रसाद रूप में, ठीक है, उसके अंदर क्या था ये देखिए, देखो बोधि सत्वंश संभवम जिमूत वाहन नाम पुत्र प्राप्त नोत, ठीक है। तो जिमूत वाहन का गुण था, तो इधर से आप इसका कर लोगे, ठीक है, जिमूत वाहन। अगला देख लेते हैं, शक्र शब्द से प्रायः का। अब देखिए दोस्तों इधर ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, अगर आप संस्कृत जानते होगे तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। अगर शुद्ध हिंदी जानते हो और जानते इंद्र के पर्यायवाची जानते हो तो आपको पता चल जाएगा इंद्र को शक्र कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कर दोगे, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है। तो शक्र मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर इंद्र कहा जाता है। इसमें आपको देखो स्टार्टिंग में आपकी लाइन भी आई थी किसमें, ये रहा देखिए, तो अस्मिन नकुले स्थिते शक्रो अपनी नासमान बाधितुम शकुनियात, मतलब जो शक्र है इंद्र भी है, इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। इसका कुल का आपके कुल का, ठीक है, कल्पतरु के होते हैं, तो इसमें ये वाली बात की गई। तो शक्र के किससे किससे तुलना की गई है, शक्र मतलब शक्र किसको कहा गया है यहाँ, तो इंद्र को कहा गया है, ठीक है। और मैक्सिमम शायद से अभ्यर्थी इसका शुक्र कर देंगे, लेकिन इसका जो अगर आप पर्यायवाची जानते होगे इंद्र के, तो आप इसका आंसर कर पाओगे। 111 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। 112 देख लेते हैं, प्रसन्न इति पदस्य विलोम भवति, प्रसन्न मतलब खुश होना, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची उसका विलोम शब्द सॉरी क्या होगा, उसका उल्टा शब्द क्या होगा, निमग्रह तो होगा नहीं, हाँ ये रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल ठीक है, विषण ये इसका, ठीक है। प्रसन्न का मतलब दुखी होना ये हो गया, ठीक है। स्तभ का मतलब वहीं रुक जाना होता है आपका, और चंकित का मतलब चौंक जाना होता है, ठीक है। तो बाकी निमग्र भी इसका आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका बिल्कुल ठीक है। इसमें भी दोस्तों अगर आप पर्यायवाची जानते होगे दुख के, या जो प्रसन्न का जो विलोम शब्द आप जानते होगे, तो उसमें आपको दिख जाएगा, ये इसका अर्थ ही है, ठीक है। तो प्रसन्न करते हैं दुखी होना, और दुखी को क्या मतलब दुख का पर्यायवाची अगर आप बोले, या दुख का जो समानार्थी शब्द आप बोल सकते हैं तो विषण है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। 113 देख लेते हैं, गद्यांशस्मिन् नित्यम इति पदस्य प्राय प्रयुक्तम, नित्यम के लिए कौन सा पर्याय शब्द है। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, इसमें जो गद्यांश में बात की गई थी कि जो हमारा धन है वो तो चंचल है, वो अनश्वर है, सॉरी वो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा परोपकार है वो अनश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होंगे, तो नित्य है वो। आत्मा हमारी क्या, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, नित्य है, ठीक है। बाकी जितनी भी भोग विलास की वस्तु होगी अनित्य, अनित्य का मतलब होता है जो नष्ट हो जाती है, जो नश्वर होती है। और नित्यम का मतलब होता है जो सर्वदा रहती है, हमेशा रहेंगी, विद्यमान रहेंगी, और वो होगा आपका अनश्वर, ठीक है, जिसका कभी नश्वर, जिसका कभी नाश नहीं होगा, जो हमेशा विद्यमान रहेगी। तो इसका जो पर्यायवाची जो इसका समानार्थिक शब्द है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सर्व कामाद इसका होगा नहीं, सर्व कामाद तो आपको पता ही कि सारे काम को पूरे करने वाला है, हिमवान मतलब हिमालय, और स्थिति का मतलब है, ठीक है। तो इसका नित्यम का होगा अनश्वर। अगर आपने गद्यांश ठीक से पढ़ा होगा तो भी आप इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। 114 देख लेते हैं और आखिरी देख लेते हैं, सर्व कामादः कल्पतरु कुत्र तिष्ठति, भाई जो कल्पतरु था सर्व कामाद ये कहां पर था, तो दोस्तों आपको पता ही है, तो उद्यान में था, ठीक है। जो राजा के गृह के बाहर जो उद्यान था उसमें कल्पतरु था, तो ठीक है, उद्यान इसका है बिल्कुल ठीक आंसर है। नगरे, ये भी दोस्तों देखिए इसका क्या है,
इसमें सारे के सारे सही आंसर है, लेकिन जो मेंशन करा है ना, मेंशन उन्होंने उद्यान में करा है। देखिए उद्यान कहाँ था, वो नगर में ही था ना, था तो वो नगर में ही, नागेंद्र पर्वतराज पे ही था वो उद्यान, नगर कहाँ था, उस पर्वतराज पे था। और ये पूरे और नगर तो एक ही चीज होती है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ थे, इस पर्वतराज पे थे, और ये तीनों ही चीज मतलब उद्यान, पुरे और नगर पर्वतराज पर थे, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं किसी में भी था, लेकिन जो इधर मेंशन किया गया कल्पतरु कहाँ था, वो उद्यान में था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है इसका, क्योंकि इसमें मंत्री वगैरह बोलते हैं ना कि सर्व कामाद कल्पतरु तिष्ठति। एक मिनट में आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सर्व कामाद कल्पतरु तो उद्याने तिष्ठति, ठीक है, आपके उद्यान में है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल ठीक है, ठीक है इसका आंसर। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं। इधर देखिए दोस्तों, लैंग्वेज 1 की बात करें तो इधर एक गद्यांश और एक पद्यांश आएगा। पद्यांश वो जो कविता श्लोक वाला फॉर्मेट होता है वो पद्यांश में होता है, और गद्यांश जो आपका कहानी का फॉर्मेट होता है वो गद्यांश में होता है। अब इसमें दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम विद्यार्थी ना लैंग्वेज 2 में संस्कृत भाषा का चयन करते हैं। अगर लैंग्वेज 2 में आप करते हो तो दोस्तों उसमें आपसे दोनों गद्यांश पूछे जाएंगे, पद्यांश नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करोगे कि आप इसकी भी हिंदी करें और इसके भी क्वेश्चन के आंसर करें तो वो भी मैं आपको करके दे दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये मैं मान के चल रहा हूँ मैक्सिमम विद्यार्थी लैंग्वेज 2 में संस्कृत लेते तो उसमें आपका ये पद्यांश आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए फटाफट से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें जो भी संस्कृत में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी चीज होती है आपका रिवीजन। और रिवीजन दोस्तों जब हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करें निश्चित रूप से आपका रिवीजन तो हो ही रहा है। एक एक क्वेश्चन को हम पूरा पूरा एक एक घंटा दे रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, तो इसका मतलब ये कि हम अच्छे से डिटेल में उस पर चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों इतने डिटेल से आप किसी भी चीज को पढ़ोगे तो दोस्तों निश्चित ही है, आप अगर नहीं भी आएगा तो दोस्तों कुछ अगर आपके इधर से सुन के आपने इधर ने भी निकाला होगा तो कुछ तो आप उसके आंसर ऐसे ही कर दोगे, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है और हर बार संस्कृत टफ नहीं आती, ठीक, कई बार बहुत आसान आ जाती है और टफ भी आएगी। तो इसका तो निश्चित है दोस्तों, एक क्वेश्चन पेपर को सोल्व होते हैं आप एक घंटा देने तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों टीचिंग से रिलेटेड तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर है ही। बाकी अगर आप संस्कृत में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उससे संबंधित दोस्तों फिलहाल भी आपको बहुत सारी वीडियो और भविष्य में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।